हेलो यूट्यूब और क्या हाल चाल है। तो सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको, हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, चैनल को ऐसे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप नए हो चैनल पर तो यार कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, भाई की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और मैं मज़ेदार है ना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और ब्लॉग्स वगैरह लेके आता रहूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में आप अपनी पहली कार कैसे बाय कर सकते हो, कौन कौन सी चीजें जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है, क्या एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, इंश्योरेंस रेट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हो। मैं अपना सिनेरियो बता दूंगा, ठीक है, कि मैंने अपनी कार कैसे ली थी, कैसे मैं अफोर्ड कर पाया था, मैंने कब ली थी, कौन सी ली थी, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। और वीडियो के एंड में मैं ये बता दूंगा कि वेदर ये वर्थ इट था कि नहीं था, मेरे को वर्थ लगी उस चीज की कि नहीं लगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि कुछ की पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो स्किप मत करना ताकि आपको हर पॉइंट से बेनिफिट हो। तो शुरू करते हैं, सो टेक नोट्स। अब जी अपना केस बताने से पहले यार मैं ये बता देता हूँ कि कनाडा में कार लेनी जरूरी क्यों हो जाती है। अब देखो, नॉर्मली तो हमें कार के बेनिफिट्स पता ही है, ठीक है, मजे हैं, कंफर्ट है, टाइम बच जाता है। अब आई रिमेंबर कि मैं काम करने जहाँ पे जाता था वहाँ पे मेरे को 1 घंटा लगता था जाने को, अब उसी जगह पे जाने को मेरे को 10 मिनट लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो रहा है, उससे बेनिफिट बहुत हो रहा है। इसके अलावा यार मेन बेनिफिट ये भी है कि आपकी जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है, वर्क ऑप्शन है वो काफ़ी वाइड हो जाते हैं। आप स्किप द डिशेस कर सकते हो, आप उबर ईट्स कर सकते हो, आप डोरडैश कर सकते हो। जब आप कार ले लेते हो, आपके पास लाइसेंस होता है, तो लोग फूड ऑर्डर करेंगे, आप वो डिलीवर कर सकते हो। लोग अपनी ग्रोसरीज ऑर्डर करेंगे, वो आप डिलीवर कर सकते हो। आप साइड से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आप अमेजॉन डिलीवरीज भी कर सकते हो, ठीक है, अमेजॉन वेयर हाउस से डिलीवरीज उठा के वो डिलीवर कर सकते हो। और यहाँ पे कनाडा में सिक्योरिटी की जॉब भी होती है, काफ़ी अच्छा पे करती है, ठीक है। अब एक होती है कि जब आप बिल्डिंग में बैठे करी जाओ, उसमें भी अच्छी पे है, पर अगर आपके पास कार है तो आप पेट्रोलिंग करके सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो, वो आपको और पे करेगी। तो आपकी साइड इनकम्स बनती रहेगी, ठीक है, आप पार्ट टाइम उस पर जॉब कर सकते हो, एक फिक्स इनकम बन जाएगी और कार का खर्चा भी निकलता रहेगा। ओके, अब जी मैं आपको बताता हूँ यार कि मैंने कौन सी कार ली थी, ठीक है। मैंने ली थी यार 2010 DXG Honda Civic Sedan 1.8 लीटर विद इनलाइन 4 सिलेंडर्स और फ्रंट व्हील ड्राइव थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यार मैंने ली कब थी। तो मैंने ली थी यार अपनी कार अपने 4th सेमेस्टर फिनिश होने के बाद। जिस प्रोग्राम में मैं कनाडा में आया था वो 4 सेमेस्टर्स का था, तो 4था सेमेस्टर फिनिश करने के बाद जब मेरा प्रोग्राम फिनिश हो गया तब मैंने अपनी कार ले ली थी। उस टाइम पे यार कार काफी कम चली हुई थी, ठीक है, इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, टायर्स भी नए थे, टिंटेड विंडोज थी, ओवरऑल कार की कंडीशन बहुत अच्छी थी। प्री ओन्ड कार थी, तो मेरे को $6,000 की पड़ गई थी। मैंने किसी प्राइवेट सेल से ली थी, मतलब किसी प्राइवेट बंदे से ली थी। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूँ। अब $6,000 की मेरे को कार पड़ गई थी। उसके अलावा थोड़ा सा पेपर वर्क करना होता है, ठीक है, ओनरशिप लेनी होती है। अब क्योंकि मेरी पहली कार थी उसके लिए मेरे को नंबर प्लेट भी लेनी थी, इंश्योरेंस लेनी थी, तो काफी चीजें मिला मिलू के 65 के करीब पड़ गई थी मेरे को। ओके, तो जी अभी ये क्वेश्चन उठ के आता है कि यार मैंने ये कार अफोर्ड की कैसे। सबसे पहले तो यार मेरे साथ ये सीन हुआ था कि 3rd सेमेस्टर में मैंने जो भी काम किया था उससे मैंने जो अपनी 4th सेमेस्टर की फीस पे ऑफ कर दी। 4th सेमेस्टर में जो भी मैंने काम किया था, ठीक है, उससे जो सेविंग्स थी, प्लस मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दिया जब मेरा 4th सेमेस्टर की ब्रेक थी और सेमेस्टर के बाद, जिससे मेरे पास एक्स्ट्रा कैश इकट्ठा हो गया, ठीक है, डबल शिफ्टें लगानी शुरू कर दी। तो उससे जो भी कैश इकट्ठा हुआ था उससे मैंने ये कार फुल कैश पे करके ये कार ले ली। ओके, तो हाँ, एक स्टूडेंट जो है वो अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके, ठीक है, थोड़ी सी शिफ्टें लगा के नॉर्मल प्री ओन्ड कार जो है वो ले सकता है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये है कि मैंने कार ली क्यों, कि क्या कार शौक के लिए ले ली या फिर एक्चुअल में जरूरत थी। तो इसका सीन ये था कि यार जहाँ पे मैं काम कर रहा था ना, वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए 1 घंटा लगता था और ऊपर से वीकेंड्स पे काफी टाइम वेट करना पड़ता था बस के लिए, तो काफी फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो गई थी, काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। और ऊपर से मेरी 4th सेमेस्टर की फीस मैंने ऑलरेडी पे ऑफ कर दी थी, तो मेरे को अब आगे कोई बर्डन नहीं था। इसके अलावा यार एक रीजन ये भी था क्योंकि कॉलेज खत्म हो गया था, अब मैं फुल टाइम काम कर सकता था। तो मैंने सोचा कि एक जॉब तो फिक्स्ड है, ऊपर से साइड इनकम के लिए मैं स्किप द डिशेस भी कर सकूंगा, ठीक है, अमेजॉन डिलीवरीज भी कर सकूंगा और मतलब कार का फुल यूटिलाइज कर सकूंगा और ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे जो है काम वगैरह करके अपनी कार ले ली थी। तो जी अब मैं आपको बताता हूँ यार कि आप अपनी कार जो है वो कैसे बाय कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन तो है यार आप पर्सनली किसी से बाय कर लो, ठीक है, किसी इंसान से बाय कर लो, क्योंकि कितने लोगों ने अपनी लिस्टिंग्स डाली होती हैं वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि gg.c है, ठीक है, ऑटो ट्रेडर है, इन साइट्स के ऊपर लोगों ने अपनी कार की लिस्टिंग्स डाली होती हैं, ठीक है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दी होती है कि कितनी चली है, कोई एक्सीडेंट है, फुल रिपोर्ट दी होती है, ठीक है।
वो चेक करो, उसकी अमाउंट देखो कि आपके बजट के साथ सूट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर तो कर रही है आगे बात कर लो, ठीक है। इस चीज़ को प्राइवेट सेल कहते हैं। ओके, इसके अलावा यार दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी डीलरशिप से बात कर लो या फिर किसी ऑटो मैन्युफैक्चरर के पास जाके देखो कि उनके पास कौन सी कार्स हैं, ठीक है। प्री ओन्ड भी होती हैं और नई कार्स भी होती हैं, तो जाके चेक करो कि आपको कौन सी कार अच्छी लग रही है, ठीक है, किसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है। आसपास के लोगों से बात करो कि जिस भी लोकेशन में आप रह रहे हो उस लोकेशन के एरियाज में आसपास में कौन सी अच्छी डीलरशिप्स हैं, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उनकी लिस्टिंग्स देख सकते हो। अगर तो आपको सूट कर जाता है सब, ठीक है, तो आगे बात बढ़ाओ और कार ले लो। अब जी इस पॉइंट पे बेशक आप प्राइवेटली बाय कर रहे हो या फिर किसी डीलरशिप से बाय कर रहे हो, अपनी कार को इंस्पेक्ट जरूर करवाना, ठीक है, एक थर्ड पार्टी मैकेनिक को हायर करके। अब डीलरशिप्स के अपने मैकेनिक भी होते हैं और प्राइवेट सेल वालों के लिए भी अपने मैकेनिक उन्होंने किए होते हैं। उन्होंने कहा होता है कि हाँ सब सेट है, ठीक है। डीलरशिप वाले भी कहते हैं सब सेट है, पर किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, बेशक वो इंसान कितना ट्रस्टवर्दी है आपके क्लोज हो, ठीक है। एक थर्ड मैकेनिक को हायर कर लेना यार, वो आपसे $70 या $120 के बीच में चार्ज करेगा आपकी कार को इंस्पेक्ट करके। वो आपको एक्चुअल रिपोर्ट दे देगा कि कार में सर क्या प्रॉब्लम है, कि क्या आपको कार बाय करनी चाहिए और क्या ये सही प्राइस है भी है, ठीक है। तो अपनी कार को इंस्पेक्ट जरूर करवाना। इंस्पेक्शन करवाने से यार आपको बेनिफिट ये होगा कि ये छोटी सी अमाउंट देने से आपको ये पता लग जाएगा कि कार में कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। हो सकता है कि डीलरशिप वाला आपको कार दे नहीं, चिपका रहा हो, ठीक है। तो ये कार लेने के बाद आपको बाद में 2000 कार के ऊपर और स्पेंड करने पड़े, वो तो टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। इसलिए इस चीज को सेव मत करना, ये चीज इन्वेस्ट जरूर कर देना। ओके, ऑल्सो यार बेशक आप प्राइवेटली ले रहे हो या फिर डीलरशिप से, अगर तो प्री ओन्ड कार ले रहे हो ना, यूज्ड कार ले रहे हो, तो उसकी कार प्रूफ रिपोर्ट जरूर मंगवाना। उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा वो पढ़ने के बाद कि क्या कार का ओडोमीटर रोल बैक किया हुआ है, ठीक है, कि मतलब कार ज्यादा चली हुई है पर एक्चुअल में कम दिखा रहा है ओडोमीटर, ठीक है। इसके और ये भी पता लग जाएगा कि क्या कार एक्सीडेंटल है, कि कार का कभी एक्सीडेंट हुआ है, कार रीबिल्ट है, कार के कौन से पार्ट्स चेंज हुए हैं, कार में क्या क्या आज तक प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, जो कि आपको एक्चुअल में नहीं पता लगेगी क्योंकि कोई भी डिस्क्रिप्शन में नहीं बताएगा। तो प्रूफ रिपोर्ट में आपको सब पता लग जाएगा कि कार में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और क्या क्या कार का एक्चुअल सीन है। ओके, तो जी अब बात करते हैं यार कार अफोर्ड करने की। अब देखो हर इंडिविजुअल फाइनेंशियली अलग अलग लेवल पर होता है, तो मेरे अकॉर्डिंगली यार समझदारी ये होगी कि आप कार बाय करने से पहले एक बार चेक कर लो कि वेदर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप उस टाइम पर कार को बाय कर सकते हो और उस कार को आने वाले टाइम में अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं, मतलब कि उसकी पेमेंट्स दे पाओगे या फिर उसकी इंश्योरेंस जो है वो पे कर पाओगे। क्योंकि इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो यार कनाडा में इंश्योरेंस के रेट बहुत ज्यादा हाई हैं, स्पेशली ओंटारियो में GTA एरिया में इंश्योरेंस के रेट इतने ज्यादा हाई हैं कि एक टाइम पे एक कंपनी ने मुझे मेरी कार के लिए $650 पर मंथ इंश्योरेंस देने के लिए जो है वो कोड भेजा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो यहाँ पे इंश्योरेंस के जो रेट हैं वो किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। ओके, कनाडा में आपके इंश्योरेंस रेट जो है वो आपके एज फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। अगर तो आपकी एज 24 ईयर से कम है तो आपकी इंश्योरेंस रेट जो है वो हाई होंगे ही होंगे, ठीक है। पर अगर उससे ज्यादा है तो कम हो सकते हैं या फिर आपके पास हायर लेवल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। अब इंश्योरेंस रेट कम करवाने के लिए आप यार ये कर सकते हो कि बैक होम से आपने जो भी कार ड्राइव किया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट ले आओ, ठीक है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ले आओ। अब ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर वैलिड नहीं होगा पर एक एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लग जाता है, जिससे कंपनी को आप कन्विंस कर सकते हो यार मैंने इतनी देर के लिए कार चलाई है और आज तक मेरा क्लीन रिकॉर्ड है। उससे होपफुली आपकी इंश्योरेंस जो है वो कम भी हो सकती है। ओके, और अगर आप ये देख लेते हो आप कार की इंश्योरेंस जो अफोर्ड कर पाओगे तो आप अपनी कार भी अफोर्ड कर पाओगे। तो जी अब नेक्स्ट चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि नई कार लेने से क्या होता है और मैंने नई कार क्यों नहीं ली। तो सबसे पहला रीजन तो यार ये है कि जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो, ठीक है, तो आपको अपनी फीसें भी निकालनी होती हैं, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं। तो एट द एंड आप इतना कैश इकट्ठा नहीं कर पाते कि आप अपनी जो नई कार है उसको इन कैश बाय कर पाओ, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते। अब क्योंकि आप कैश में बाय नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फाइनेंसिंग करवाओगे नई कार की, फाइनेंसिंग किसी बैंक के थ्रू ही करवाओगे तो आपको बैंक को भी एक सिक्योरिटी शो करनी पड़ेगी कि मेरे पास एक सिक्योर जॉब है जिसके थ्रू मैं फाइनेंसिंग करवा सकता हूँ, जिसकी वजह से बैंक को भी ट्रस्ट होना चाहिए कि ओके ये पर्सन जो है वो इस कार की फाइनेंसिंग दे पाएगा। और जिस कंपनी से आप ले रहे हो, जिस पार्टी से आप ले रहे हो, उसको भी ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरी जो कार है वो दबी नहीं रहेगी, उसकी पेमेंट होती रहेगी। बस इसी वजह से यार पर्सनली मुझे नई कार में इतना बेनिफिट नहीं दिखाई दिया। और कार लेते वक्त यार मेरा माइंडसेट ये था कि कार जो है मेरे लिए एज अ एसेट काम करे, ठीक है, मेरे को थोड़ी सी हेल्प करे। पर अगर मैं नई कार ले लेता तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी, इसीलिए मैंने नई कार नहीं ली, तो मैंने यूज्ड कार ली। तो जी ये सब को डिस्कस करने के बाद यार आखिरी में ये क्वेश्चन निकल के आता है कि वॉज इट वर्थ इट बाइंग अ कार, स्पेशली अ यूज्ड वन। तो इसके लिए यार मैं ये कहूंगा कि मैंने जब कार ली थी ना तो ये सोच के ली थी कि मेरे जो वर्क अपॉर्चुनिटीज है वो वाइड हो जाएंगी, ठीक है, मेरे वर्क ऑप्शंस जो है मैं उनको एक्सप्लोर कर पाऊंगा, जो कि हुआ भी, ठीक है। मेरे को काफ़ी तरह से मैं काफ़ी अलग अलग काम करके मैं इनकम अर्न कर सका उससे, तो मेरे लिए कार जो है वो टोटली वैल्यूएबल थी। और मैंने ये भी सुना था यार कि जो पुरानी कार है ना उसके काफ़ी नुकसान होते हैं, ठीक है, उसका मैकेनिज्म खराब हो जाता है, आने वाले टाइम में वो काफ़ी खर्चे करवाने लग पड़ती है। पर मेरी कार ने ऐसा नहीं करवाया, ठीक है, तो बिल्कुल सही चल रही थी, तो मेरे लिए तो टोटली वर्थ इट था।
ओवरऑल यार सब कुछ सोचने के बाद, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से तो मैं यही कहूँगा कि यूज्ड कार लेना मेरे लिए तो वर्थ इट था। बस जी, तो यही डिस्कस करना था यार आज के इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टा पर डीएम कर देना, और जो भी यूजफुल लिंक्स है ना यार वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो जाके चेक कर लेना। साथ में कमेंट्स में अपने रिव्यूज दे देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।